नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियतमोली स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए लैंग्वेज स्किल का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था लिसनिंग स्किल के बारे में और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्पीकिंग स्किल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मानव प्रधानतः अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। लिखित भाषा तो गौण तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चरित भाषा ही होती है। आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतना ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना कि स्वयं हमारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक आत्म अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। इसका मीन्स यह है कि हमें अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक मौखिक अभिव्यक्ति करके यानी कि बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। अगर हमें कुछ भी बोलना है, हमारे मन में कुछ भी विचार है, हम अपने भावों को प्रकट करना चाहते हैं तो हम बोल कर उनको प्रकट करते हैं। लिखित भाषा तो गौण तथा उसका प्रतिनिधि मात्र है। इसका मतलब ये है कि जो लिखित भाषा होती है यह मौखिक भाषा का क्या करती है, प्रतिनिधि करती है। हम कह सकते हैं फॉलो करती है। कैसे करती है? क्योंकि हमारे मन में कुछ भी विचार होते हैं, जो भी हम बोलते हैं तो उसी को हम लिखते हैं। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ भी थॉट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको भले ही हम मन में बोल रहे हैं तो हम वही चीज़ क्या करते हैं, मन में बोल रहे हैं और फिर उसको लिख रहे हैं, है ना। ये कई बार आपने देखा होगा कि हम बोल के बोलते हैं और उसी को हम लिखते हैं। तो यानी कि क्या कर रहे हैं, लिखित भाषा क्या करती है, मौखिक भाषा का ही अनुकरण करती है। और अपने भाव को प्रकाश करने के लिए, अपनी सफलता के लिए मौखिक भाषा, मौखिक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेकेंड आता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला है कि मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है तथा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। क्योंकि बच्चा भी अगर जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है, वो पहले लिखना नहीं सीखता, वो एक तो लिसनिंग स्किल उसकी डेवलप होने लगती है उसके जन्म से ही, और उसकी जो स्पीकिंग स्किल होती है वो उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है ना। तो वो भली उसकी भाषा कुछ हमें समझ नहीं आती है जब वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर भी क्या होता है कि उसके जो मौखिक भाषा का ही वो प्रयोग करता है। तो वही चीज़ दे रखी है कि सबसे सरल माध्यम जो होता है वो है बोलना। ठीक है, और शुरू से इसकी जो शिक्षा होती है वो प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में हमारी भाषा का विकास होता है। मैंने आपको कल भी जो बनाई थी वीडियोस में भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि हमारी भाषा का जो विकास होता है वो समाज में रहकर ही होता है। तो हमने क्या किया, किसी की बातों को सुना और सुनने से क्या हुआ कि हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं, नए नए शब्द मिलते हैं, नए नए वाक्य सुनने को मिलते हैं और इसका हम प्रयोग करके क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो उसकी जो शिक्षा होती है मौखिक भाषा की वो शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण, मैंने आपको बोला ना, अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, चाहे हम सुन के कर रहे हैं या पढ़ के कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो अनुकरण के द्वारा क्या करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं और अभ्यास के द्वारा क्या करते हैं, बार बार उसको, उन शब्दों को, उन वाक्यों को हम बोलते हैं, है ना। तो और फिर क्या होता है कि हम नॉर्मली उन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। और क्या है, दूसरा दे रखा है कि कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से आप लोगों को ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जिनके बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपको उनको सुनना बहुत पसंद होता है। और साथ ही हम बात कर सकते हैं जैसे नेताओं के भाषण की। आपने नेताओं के भाषण तो सुने ही होंगे। अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके भाषण
सभी को पसंद आते हैं क्योंकि उनके बोलने का तरीका, एक दमदार आवाज़ है उनकी, है ना, और बोलने का जो तरीका होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, तो लोग उनके भाषण को पसंद करते हैं। तो वही चीज़ है कि जिसकी वाणी अच्छी होगी, जो अच्छे से बोलेगा, तो वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। थर्ड है, मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। होता है ना कि कोई बोल के हमें कुछ भी नॉलेज दे रहा है, ठीक है, किसी के थॉट्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो क्या है, उस व्यक्ति के मन में कुछ नई चीज़ें चली, उसने हमें बताई, हमारे मन में कुछ भी चीज़ें थी, तो हमने क्या किया, दूसरों को व्यक्त करी। तो इससे क्या होता है कि हमारे विचारों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, एक नॉलेज का हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, है ना। तो इससे नई नई हमें जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए, अशिक्षित व्यक्ति भी क्या होता है, बोल चाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है, क्योंकि वो लिख तो नहीं सकता, लेकिन वो सुनता है, अनुकरण के द्वारा फिर वो बोलता है ना। तो वो अपने विचारों को वो बोल तो लेता ही है ना। आपने देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो बोलते नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, वो लिख नहीं सकते होंगे, लेकिन वो बोलते तो है ना। उनके मन में कुछ भी विचार होते हैं तो वो बोलते हैं। और सुनने से ही क्या होता है, जैसे कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं या कुछ भी है, तो भले ही वो इतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन क्या होता है कि उनको काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है। तो कैसे होता है कि वो सुन करके ज्ञान अर्जित करते हैं, नई नई जानकारियाँ उनको मिलती हैं, ठीक है। और हमारे जो डेली के कुछ भी काम होते हैं, ठीक है, सभी में क्या होता है, मौखिक रूप से बोलना पड़ता है, ठीक है। मौखिक भाषा ही प्रयुक्त होती है, ये एक अहम हिस्सा है हमारी लाइफ का, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे इसका फोर्थ पॉइंट है कि सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। कि अगर हमें अपने समाज में रहना है, समाज के साथ हमें उसके साथ बैलेंस बनाना है अपना, तो इसका होना, जो मौखिक भाषा होती है, इसकी प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला है कि बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका उद्देश्य है कि जो बच्चा कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो क्योंकि हम ये बच्चों को जो स्पीकिंग स्किल है हम स्कूल में ही डेवलप करते हैं ना इतना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि बालकों का जो भी उच्चारण हो वो शुद्ध हो, ठीक है, और एवं परिमार्जित हो, कि बच्चे कुछ भी बोलें तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कि दूसरा व्यक्ति जो सामने सुन रहा है उसकी बात को समझ सके कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है बोलने का। सेकंड है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करना सिखाना, ठीक है। तो क्या है कि बच्चे जो हैं सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करें, सही तरीके से वह स्वरों का प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग करें, और उचित गति के साथ बोलें, यानी कि ना तो बहुत फास्ट बोलना, ना ही बहुत स्लो बोलना, ठीक है। और बच्चों को क्या सिखाना कि वो बिना किसी झिझक के या बिना किसी निसंकोच होकर के वह अपनी बातों को दूसरों तक बोल सकें। और छात्रों को व्याकरण का भी, यानी कि व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ठीक है। यानी कि हम जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं आमतौर पर, तो उसका व्याकरण के बारे में उसको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से सही वर्ड्स को यूज़ करना है ना। तो हमें हर जो भाषा होती है उसकी अपना क्या होता है, व्याकरण होता है। तो क्या करना कि उनको व्याकरण का ज्ञान भी देना, ये इसका उद्देश्य होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि छात्र सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सीखे तथा बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, यानी कि जो बच्चे बोलते हैं तो वो इजी भाषा को यूज़ कर सकें और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना भी सीखें। जैसे आप देखते हैं ना, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुहावरा वो डाल देते हैं। जैसे कि कोई बहुत प्यार होता है तो क्या बोलते हैं कि ये तो मेरी आँखों का तारा है ना। तो हमने क्या किया, उस अपनी भाषा में एक मुहावरे का प्रयोग करा, ठीक है। और बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, कि जो विराम चिन्ह लगता है कहाँ लगता है और वहाँ पे आपको रुकना होता है। जैसे हमारा इंग्लिश में होता है ना, फुल स्टॉप होता है, कि जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या होते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से हिंदी में होता है कि जब हमारा कोई वाक्य पूरा हो चुका है तो हम क्या करते हैं, उसमें पूर्ण विराम लगाते हैं। और बोलते समय क्या करना कि जब आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है
जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे रुकना है, ये नहीं कि लगातार बोलते जा रहे हो, ठीक है। तो इसका ज्ञान कराना भी इसका उद्देश्य होता है। फिर आता है इसका 4th पॉइंट, विषय अनुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, कि आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो उस विषय से संबंधित ही बात करें। कई बार होता है ना कि हमारा विषय कुछ और होता है बात का, और हम बात करते करते कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिस विषय के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं तो हम उसी विषय से संबंधित बात करें, ठीक है। फिर आता है इसका 5th पॉइंट है, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना, छात्रों को धारा प्रवाह प्रभाव उत्पादक वाणी में बोलना सिखाना, ठीक है। तो बच्चों में ऐसा ढंग ऐसा विकसित करना कि वह अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग करें, ठीक है, और साथ में कि कहाँ कैसे उनको फ्लुएंटली बोलना है और कैसे इफ़ेक्टिव उनके जो वॉइस होनी चाहिए वो किस तरह से बोलें कि दूसरों को अट्रैक्ट कर ले, अपनी तरफ आकर्षित करें, ठीक है। तो ऐसे बोलना सिखाना कि वे अच्छे तरीके से बोलें और ऐसा बोलें कि सामने वाला एक तो उनकी बात को समझ सके और कहाँ पे उसको रुकना है, कहाँ पे उसको एक लय में बोलना है, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको बताना इसका शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, इसका पहली है स्वाभाविकता, बोलने में स्वाभाविकता हो, बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो सकता है। अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है, स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय होती है। यानी कि एक होता है ना, हमारा नेचुरली होता है कि हम शुरू से ही जैसे बोलते हैं तो हमारी वैसी ही आदत होती है और वही ठीक लगता है कि जैसे आपकी आदत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके बोलने का तो तरीका अलग होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के दूसरों के सामने जैसे कुछ होता है ना, ओवर एक्टिंग हम कह सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम जोड़ देते हैं अगर अपनी भाषा में, तो क्या होता है वो एक फ़नी हो जाता है कि ये कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरे भी मजाकी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे नॉर्मली बोलते हैं, जैसा आपका बिहेवियर है, जैसे आप बोलते हैं, तो आपको उसी भाषा में आम तौर पर आप जैसे बोलते हैं उसी वे में आपको बात करनी चाहिए। सेकंड आता है स्पष्टता, मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है स्पष्टता, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलने में स्पष्टता होना अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट व साफ होनी चाहिए। कहते हैं ना कि साफ साफ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। कई बार क्या होता है कि कोई कुछ बोल रहा होता है, हमें समझ ही नहीं आता है वो क्या बोल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो बोलना है साफ साफ बोलो, क्योंकि हमें उसके कहने का अर्थ हमें समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए जब हम कुछ भी बात करते हैं तो हमें बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को समझ सके। फिर आता है शुद्धता, बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि कई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें अगर ज़रा सी भी गलती होती है तो उसके मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उसको क्लियरली बोलना चाहिए और वैसे ही बोलना चाहिए जैसे उसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अशुद्ध कई बार क्या होता है कि हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जिससे क्या होता है उसका अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है बोधगम्य, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी हम बात करते हैं तो नॉर्मली हम जैसे बात करते हैं वैसी ही बोधगम्य भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं सर्वमान्य भाषा और प्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप निरस हो जाता है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं एक शब्द के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मतलब मीनिंग तो एक है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में जिसका को नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं उस भाषा का उस शब्द का हम प्रयोग ही नहीं करते हैं, और हम उन चीज़ों को अगर अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो बोलने का तरीका होता है, जो भी हम बोल रहे होते हैं, तो वो निरस हो जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पानी, है ना। अब पानी को हम अलग अलग किस नाम से बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, उसको नीर भी बोलते हैं, लेकिन ये तो उसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो पर्यायवाची तो है, लेकिन हम नॉर्मली उसको अपनी डेली लाइफ में उस शब्द को क्या बोलते हैं, पानी, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे अपने बोलने में, अब जो भी आप बोल रहे हैं उसमें आप बार बार क्या बोलेंगे, नीर बोलेंगे अगर पानी को, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो एक इफ़ेक्ट करेगा कि ये क्या बोल रहा है, मतलब अलग से लगता है, ऑड लगता है ये सब चीज़ें। तो इसलिए कि जो शब्द प्रचलित हैं,
जिसमें हम नॉर्मली बात करते हैं तो उन्हीं शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है शिष्टता। वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए और शिष्टता संबंधों को बिगाड़ देती है। शिष्टता मौखिक भाव प्रकाशन का एक अन्य गुण है, यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें अच्छे से किसी से भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक तरीके से बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से जो लोग होते हैं वो सही से बात नहीं करते हैं, छोटे से भी बोलने का तरीका उनका अच्छा नहीं होता है ना, और बड़ों से भी वो ऐसी बदतमीजी से बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से हम दूर ही रहना पसंद करते हैं। और आप लोगों ने इसको अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि जो हमसे प्यार से बात करता है तो हमें भी उससे बात करना पसंद होता है, लेकिन कोई हमसे बदतमीजी से बात करता है तो क्या होता है, अब गुस्सा तो आता ही है, फिर हम भी उससे ढंग से बात करते ही नहीं है और हमें मन ही नहीं करता है उससे बात करने का, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि मधुरता। मौखिक भाव प्रकाशन का अन्य गुण है मधुरता। कहा भी गया है कि कोयल काको देत है, कागा काको लेत, वाणी के कारणेन मन सबको हर लेता। मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी दुश्मन को भी अपना बना सकता है। ये तो आप जानते हैं कि कोई आपसे कितना भी चिढ़ता होगा या आप किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप उससे प्यार से बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस व्यक्ति में भी, सामने वाले व्यक्ति में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि ये तो मुझसे कितने प्यार से बात करता है। तो वो दुश्मन भी होगा ना आपका, यानी कि शत्रु भी होगा आपका, तो वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। फिर आता है प्रवाहमयता। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आ जाती है, अतः मौखिक भाव प्रकाशन में उचित प्रवाहमयता होनी चाहिए। यानी कि मैंने जैसा आपको बताया कि बोलते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर कहीं पे पूर्ण विराम लग रहा है तो हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कैसे बोलना है, इसका हमें ध्यान होना चाहिए। और ये नहीं कि बस लगातार बोलते जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो बीच बीच में विराम देकर के भी आप लोगों को बोलना चाहिए। फिर आता है अवसर अनुकूल, यानी कि मौखिक भाव प्रकाशन की अन्य विशेषता है अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग। हर्ष, उल्लास, सुख दुख, दया, करुणा, सहानुभूति, प्यार आदि भावों को अवसर के अनुकूल व्यक्त करते हैं। यानी कि आपने खुद देखा होगा कि इससे हम लोग जब खुश होते हैं, ठीक है, खुशी का माहौल होता है तो हम सब लोग खूब हंसते हैं, खूब बातें करते हैं। लेकिन जैसे होता है ना, कभी कोई दुखी है व्यक्ति तो हम उसके सामने हंस के तो बात नहीं करते ना, हम उससे शांत स्वभाव से बात करते हैं। यानी कि कंडीशन के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि श्रोताओं के अनुकूल भाषा मौखिक अभिव्यक्ति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सुनने वाला कौन है, किस स्तर की है, उसके अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो तो आपको बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। आप अपने से बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे हो, अपने से छोटे से बात कर रहे हो, या अपने साथ के व्यक्ति से बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है और हम उसको कैसे बोलने लग जाते हैं, अबे यार तू क्या कर रहा है, या मतलब ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये क्या होता है, ये एक अशिष्टता होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि बात करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने जो व्यक्ति है, हम जिससे बात कर रहे हैं, वह कौन है, किस स्तर का है, तो उसके अनुकूल ही हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आती है इसकी शिक्षण विधियाँ। तो पहले आती है इसकी वार्तालाप, यानी कि बच्चों को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, बच्चों से वार्तालाप भी, कन्वर्सेशन भी करते रहना चाहिए। कैसे, जैसे कि आप कुछ पढ़ा रहे हो तो आपने बच्चों से बीच में बात करी कि अच्छा आपने कभी सुना है इसके बारे में। तो क्या होता है कि बच्चों के साथ बीच बीच में इंटरेक्शन तो रहना ही चाहिए आपका बच्चों के साथ, ताकि बच्चों का जो माइंड है ना वो इधर इधर ना ही भटके, बल्कि आपके पढ़ाने में ही उसका कंसंट्रेशन लगा रहे, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में बच्चों से बात करनी चाहिए, यानी कि फालतू की बात, मतलब विषय से संबंधित आप बात कर सकते हैं और बच्चे के स्तर के अनुकूल। इससे क्या होता है कि छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आप बात कर रहे हो बच्चे से, तो ये नहीं कि बहुत हाई लेवल की कर दिया, बिल्कुल ही लो लेवल की, ठीक है ना। यानी कि विषय से संबंधित होनी चाहिए, जो भी आप बात कर रहे हो वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि वो किस लेवल का बच्चा है, ठीक है, उसका बौद्धिक स्तर कितना है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव रहते हैं क्लास में। फिर आते हैं सस्वर वाचन। पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को
स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन से छात्रों की झिझक व संकोच खत्म होता है। वही कि जैसे मैम पहले क्लास में चैप्टर पढ़ती है, रीडिंग करती है, फिर क्या करें, बच्चों से पढ़ाएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे सही से शब्दों को बोलना भी सीखेंगे। पहले तो वो सुनेंगे, है ना, इससे उनकी लिसनिंग स्किल का डेवलप होगा और उसके बाद वो स्पीकिंग स्किल का प्रयोग करेंगे, यानी कि वो बोलेंगे उसका अनुकरण करके, है ना। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि बच्चे कहाँ बोलने में गलती कर रहे हैं, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि बच्चों में जो झिझक होती है, संकोच होता है, वो खत्म होता है। ठीक है, फिर आता है प्रश्नोत्तर, यानी कि जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच पे क्या करना चाहिए, आपको बच्चों से प्रश्न भी पूछने चाहिए। ठीक है, और जैसे आपने कुछ भी चैप्टर पढ़ाया बच्चों को, और फिर क्या कि उसमें से क्वेश्चंस निकाल के बच्चों से पूछे। तो क्वेश्चनिंग करने से क्या होता है, पता चल जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया। और दूसरा, फिर अगर बच्चे कहीं गलती कर रहे हैं या वो पूरा आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या करनी चाहिए, सिंपैथी यानी कि सहानुभूतिपूर्ण से व्यवहार रखना चाहिए। नहीं कि उसको डांटने लग गए, कुछ भी है तो अगली बार तो बच्चा कभी आंसर देगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर बच्चा अगर गलत आंसर भी दे रहा है तो भी आप उसको प्यार से समझाएं, उसको अच्छे से, कि बेटा ऐसा नहीं है, इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर वो आधा आंसर भी दे रहे हैं तो आप उसको बताएं कि अच्छा इसमें और क्या हुआ था। अगर उसको नहीं आता है तो आप समझाइए उसको। तो यानी कि बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण ढंग से आप उसको उत्तर को पूर्ण व शुद्ध कराया जाए। ठीक है, कहानी सुनाना, यानी कि एक विधि होती है कहानी सुनाना, कि बच्चे जो होते हैं, छोटे वाले बच्चे, ठीक है, तो वो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अतः अध्यापक को पहले खुद से कहानी सुनानी चाहिए और बाद में छात्रों से कहानी सुननी चाहिए, है ना। कि जैसे आपने क्लास में क्या किया, बच्चों को कोई स्टोरी सुनाई, कोई भी कहानी सुनाई और बच्चों को बोला चलो अब आप सुनाओ। जिसको स्टोरी पूरी याद होगी तब वो सुनाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्ट तो लेंगे ही और साथ में आपको पता भी चलेगा कि बच्चे ध्यान से आप जो पढ़ा रहे थे, बच्चों को सुना रहे थे, वो सुन भी रहे थे या नहीं, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। चित्र वर्णन, यानी कि बच्चों को चित्र देखने में काफ़ी रुचि होती है, इसलिए छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है उसमें काफ़ी डायग्राम्स बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, है ना। जैसे देख के उन्हें काफ़ी कलरफुल होती है ना उनकी बुक्स, इसीलिए होती है क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता है, वो पढ़ने में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे कि आपने क्या किया, बच्चों को कोई भी चित्र दिखाया और उसके बारे में पूछा, अच्छा बताओ किसको पता है ये क्या है, इसके बारे में कोई कुछ भी बताओ। तो क्या होगा कि बच्चे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितनी नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, तो चित्रों के द्वारा भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि बच्चों का जो स्पीकिंग स्किल होता है वो डेवलप होता है। कविता सुनना व सुनाना वही चीज़ है कि आप पहले खुद से एक कविता बोलें और फिर बच्चों से सुने। ठीक है, फिर आता है वाद विवाद, यानी कि जैसे हमारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी बच्चों की क्लास के हिसाब से ही वो टॉपिक होना चाहिए जिसमें बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलता है। उनके अंदर की जो झिझक होती है, संकोच होता है, वो भी दूर होता है। ठीक है, इसके द्वारा आप बच्चों की स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पाठ का सार, यानी कि आपने कोई भी लेसन पढ़ाया बच्चों को, फिर बोला कि चलो मैंने जो इस स्टोरी में था तो ये पूरा मुझे बताओ, तो शॉर्ट समरी में बच्चा आपको सुनाएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना समझा है उस पाठ को। ठीक है, फिर आते हैं भाषण। जैसे आते हैं ना हमारी भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक दे देते हैं और उसके बारे में हम लिख के लाते हैं और वो हम बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि बच्चों के अनुकूल क्या होना चाहिए, आप को जो टॉपिक दे वो भी बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए और जिससे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट लें और अपने कुछ भी आइडियाज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उसके थ्रू बताएं। इससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल होती है बच्चों की वो सुधार सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नाटक प्रयोग, यानी कि ड्रामा में भी क्या होता है कि कुछ तो ये होता है कि आप बच्चों को ये भी दिया जा सकता है कि कोई भी आपका प्ले चल रहा है, प्ले आप करवा रहे हैं तो बच्चे के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उसको अलग अलग डायलॉग्स बोले जाते हैं, है ना, फ़ोन डायलॉग्स को बोलता है। और इससे क्या होता है ना कि बच्चों का स्पीकिंग स्किल तो होता ही है, ठीक है, लेकिन जो उसका हम कह सकते हैं जो उसके इमोशंस होते हैं उसका भी डेवलप होता है, क्योंकि उसके अंदर ये आ रहा है ना कि हमारे ये किस भाव है, यानी कि भाव का भी उसमें डेवलप होता है कि बच्चों को भाव पता चलते हैं। ठीक है ना। फिर आता है हमारा स्वतंत्र आत्म प्रकाशन।
बालकों को विभिन्न घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनाने का अवसर देकर अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है। यानी कि होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, जैसे कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, क्या आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ था। तो क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होता ही है, उसने ये चीज़ देखी होती है, सुनी होती है ना, तो वो भी क्या होते हैं, वो बताते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे आपके साथ खुलते भी हैं, उनका स्पीकिंग स्किल भी डेवलपमेंट होता है। फिर आता है कि शिक्षक की सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ठीक है। मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित शिक्षक की सावधानियां, बच्चों की त्रुटियों को यानी कि गलतियों को ठीक करने के लिए स्वर यंत्रों को साधा जाए। यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसकी माता पिता को सूचित करना चाहिए एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवानी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो बच्चे बोलने में गलती करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को क्या होता है कि नेचुरली उसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इसको ये कुछ प्रॉब्लम है, तो ताकि वो डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। तो ये होता है, शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। फिर आता है कि शिक्षक स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करे जिसमें तेजी, शीघ्रता व क्रोध ना हो। यानी कि जो बच्चे को जब टीचर पढ़ा रहे तो शिक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए कि बोलते समय वह भी इन चीज़ों का ध्यान रखे कि वह ना तो बहुत तेज बोले, वह अशुद्ध उच्चारण ना करे, उसके उच्चारण में कोई भी किसी प्रकार की अस्पष्टता ना हो, ठीक है, और ना ही बहुत जल्दी बोले, ठीक है, और क्रोध भी ना हो, ठीक है। फिर आता है कि बालकों में किसी प्रकार का संकोच ना आने पाए। बालकों में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तभी तो उनमें सुधार होगा, जब हम उनको बार बार बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो तभी तो वो अपने बोलने में सुधार करेंगे ना। फिर होता है जिससे उनमें धीरे धीरे साहस व स्वावलंबन का विकास होता है, ठीक है। यानी कि क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे सही से उच्चारण नहीं कर पाते, उनको नहीं आता पढ़ना, तो वो क्या होता है, वो पीछे ही हटते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मेरी चांस ना आए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन बच्चों को तो सबसे ज़्यादा अवसर देने चाहिए क्लास में बोलने के जो बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्या कमी है, आप उस पर सुधार करने की कोशिश करते हो, और बच्चा जो होता है उसके अंदर जो डर एक होता है ना, वो भी निकल जाता है और बच्चा धीरे धीरे अपने में इम्प्रूवमेंट कर पाता है अगर शिक्षक इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है तो। फिर आता है कि कई बार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हकलाने लगता है और अशुद्ध उच्चारण की आदत पड़ जाती है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है चीज़, या तो वो हकलाते हैं, ठीक है, हकला के बोलना, ये तो क्या है, चलो नेचुरल है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बार कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का झिझक होती है, जो भावना निकाल कर अभ्यास द्वारा या कठिनाई दूर की जा सकती है। यानी कि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का क्या होता है, डर होता है, किसी चीज़ को लेकर उसे झिझक होती है, यानी कि संकोच होता है, तो अगर वो सही भी पढ़ रहा होगा तो भी क्या होता है, उसके मुंह से कई बार गलत वर्ड्स निकलते हैं, है ना। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे बच्चों को स और श में बड़ी परेशानी हो जाती है कि वो स को क्या लिख देते हैं, श लिख देते हैं, और जब हम श बोलते हैं तो वो सा लिख देते हैं, है ना। बोलने में भी वो कई बार गलती कर देते हैं, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। भाषा क्षेत्रता, प्रांतीयता व व्याकरण दोषों से रहित हो। बोलते समय सस्वरता व भावानुसार वाणी के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि बच्चे जो भी बोल रहे हैं तो उसमें वो व्याकरण यानी कि ग्रामेटिकली वो कोई भी मिस्टेक ना करें, ठीक है, और वो एक सही तरीके से बोलें, ठीक है, एक लय में बोलें, और ध्यान रखी जाए उनकी सभी चीज़ों का कि भावानुसार वाणी के उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ये लैंग्वेज स्किल का पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा है स्पीकिंग स्किल के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, और ये आप लोगों के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको ये नोट्स मिल सकें। ओके, तो अब मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।